ये हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले वो सेल्फ मेड नौजवान वकील मियां अली इशफाक, जिन्होंने सिर्फ चंद सालों में पाकिस्तान और बैरून मुल्क सैकड़ों मुकदमात लड़े और जीत कर नाम और पैसा कमाया। कम उम्री में इस कदर कामयाबियां और इंतहाई अहम तरीन मुकदमात लड़ने वाले मियां अली इशफाक का लाइफस्टाइल क्या है, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं मारूफ वकील मियां अली इशफाक के घर, जिन्होंने कम उम्री में बहुत ज़्यादा तरक्की की और पाकिस्तान में अपनी नौइयत के वो वाहिद वकील हैं जो सारी हाई कोर्ट्स में पेश भी होते हैं। और कम उम्री में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले वकील अली इशफाक का लाइफस्टाइल क्या है, इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अमेजिंग, ऑल इज वेल। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। प्लीज़। अपनी नौइयत के वाहिद वकील हैं जो पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में केसेस लड़ रहे हैं और इतनी कम उम्री में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले वकील बन गए। आपका पहला केस कब था और कितनी प्रैक्टिस हो गई है? 2009 में मैंने लॉ ग्रेजुएशन की है। 2010 में मेरा लाइसेंस आया है। बाय द टाइम मैं अपना लाइसेंस लेने में कामयाब हुआ वकालत का, तो मैंने एक प्रोमिनेंस जो है वो बड़े स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हो गई। वो इस तरह के मेरी रिकग्निशन बन गई मेरे ऑफिस में एज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्कर, एफिशिएंट। बहुत सी अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ थी कि मैंने इनिशियल स्टेजेस पे हम वकालत में कहते हैं 50% ऑफ द एडवोकेसी इज़ कॉल्ड बुकिंग ऑफ अ केस। तो बहुत से अपनी टर्म्स पे केसेस भी जो से बुक करना शुरू कर दिए। तो उसके बाद जो ही मैं लाइसेंस लेने में कामयाब हुआ और कोर्ट अपीयरेंसेस मैंने शुरू की, तो पे दर पे मुझे अच्छे प्रोमिनेंट केसेस जो हैं जो सोसाइटी में थे, लोगों ने मेरे केस करियर की अर्ली स्टेजेस पे मुझ पर ट्रस्ट किया। कोई भी अच्छा वकील बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी, ऑनेस्टी, करेजियस ब्रेविटी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी जो सिंसेरिटी है या जो लॉयल्टी है विद योर ओन क्लाइंट, विद योर ओन लॉ फर्म, विद योर ओन प्रोफेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और लोग, चूँकि ये इतना मुश्किल प्रोफेशन है और इसमें इतनी हार्डशिप्स आपको इनिशियल स्टेजेस पे करियर के फेस करनी पड़ती हैं कि बहुत कम लोग हैं जो इसमें सरवाइव भी करते हैं और थ्राइव भी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी ख़ास मेहरबानियाँ फरमाई छोटी उम्र में कि ये शऊर भी दिया कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं या आपको शोहरत मिल रही है तो आपने एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के आपने टैक्स भी देना है। बिल्कुल। वकील बहुत से लोग बहुत से पैसे कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। अच्छा, ये चूँकि एक अंदाज़ा एक प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी है। आप टैक्स पेयर बनते हैं तो आपका डाटा अवेलेबल है। फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स मैं प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो कम से कम भी 10 मिलियन से ऊपर ही हर साल देता हूँ, यानी कि 1 करोड़ से ज़ायद ही जो है वो टैक्स देता हूँ। आप साल के कितने केसेस लड़ते हैं और अब तक कितने केसेस आपके पास आ चुके हैं? मेरे 13 साला मुख्तसर कैरियर में मैं साल के 365 दिन में तकरीबन हर महीने में महीने के दिनों से डबल ट्रिपल केस बुक करता हूँ। मिसाल के तौर पे, चूँकि मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूँ एज ए सीनियर पार्टनर, तो जो मेरी फ़र्म के केसेस हैं वो हज़ारों में हैं और जो मेरे इंडिविजुअल केसेस हैं, मेरा शेयर है जो उसमें, वो सैकड़ों में है। और जो महीने के केसेस हैं वो मोर और लेस मिला के एक महीने में कमो बेश भी 100 से 150 केसेस फ्रेश बुक होते हैं। तो आपका तो 24 घंटे इन केसेस में उलझे रहते होंगे, आप ज़िंदगी कैसे गुजारते? तकरीबन 7 साल में मैं सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवलिंग्स में 700-750 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ले चुका हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम अब तो मुझे लोग जो उनसे हैं वो अपने जो जानने वाले अजीज़ वकारा या रिश्तेदार भी जो उनसे छेड़ना शुरू हो गए हैं कि यार तुम्हें तो लगता है किसी दूसरे शहरों में इसलिए इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो कि वहाँ भी शादियाँ की हुई हैं। तो वहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। मेरी तो अपनी ज़िंदगी के फ़र्स्ट 4 ईयर्स के कैरियर में छोटी और बड़ी, यानी कि पहले 4 साल की छोटी और बड़ी ईदें भी जो से अदालत में गुजरी हैं, जिसमें सिर्फ पूरे शहर की अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कचहरी हो तो उसमें एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा होता है। लाहौर में चूँकि 3 है तो 3 है, तो मैंने 3 मजिस्ट्रेट बैठते हैं तो वो भी मैंने वहाँ गुजारे हैं। तो मेरी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, हार्डशिप्स देखी हैं,
लेकिन अल्लाह ताला ने छोटी उम्र में एक ज़िंदगी स्टेबलाइज़ कर दिया है और कैरियर ठीक जगह पर जा रहा है, तो उम्मीद है जल्दी जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगा। आम तासुर तो ये है कि जो वकालत है इसमें अब कुछ नहीं रहा। लोग बड़े जो भी जूनियर्स जाते हैं, नौजवान वकला बनते हैं, वो कहते हैं कि इसमें तो अब कुछ नहीं है, ना इसमें फाइनेंशली कुछ है। आपने इतना बड़ा घर और इतनी पुरसाइश और अच्छी गाड़ियाँ कैसे रखी हुई हैं? फ़ारूक भाई, ये जो लोग कहते हैं ना कि इस प्रोफेशन में कुछ नहीं है, शायद वो इस प्रोफेशन के लिए अपना उस लेवल पे पैशन नहीं रखते या उनमें वो पेशेंस नहीं है। जब आपको काम करना आ जाए ना, जो मैंने आपको कहा ना, जो कहते हैं एडवोकेसी की डेफिनेशन में काम करना आंदा होए तो काम करना आंदा है, तो जो सेकंड पार्ट है ना, जब आपको काम करना आ जाए ना और आपको जो उनसे पब्लिक रिकग्नाइज़ कर ले, या आपकी जो ऑडियंस है, या जो आपकी जिस एरिया ऑफ प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें आपकी क्लाइंटल को ये पता लग जाए कि आप वो शख्स हैं जिसको कानून पे सर्टन प्रोपोजिशंस पे आपको अबूर हासिल है, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बेशुमार प्रोफेशंस में से जो लॉ है ये सबसे ज़्यादा अवॉर्डिंग और रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। तो जब आपको लोगों को यकीन हो जाए कि आपको काम करना आता है, तो आपके पास बेशुमार काम आता है। आप यकीन करें कि अगर एक ही नौयत के आप महीने में 15 या 20 केस कर लें, तो आप बहुत अच्छे जो से हैं वो पैसे कमा सकते हैं और एक बहुत अच्छा निज़ाम जो से अपनी ज़िंदगी का चला सकते हैं। ये घर, ये गाड़ियाँ, ये पुरसाइश ज़िंदगी, ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से कमाया? ये जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं और जो लोग जिन्होंने मेरे साथ स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या लॉ स्कूल में या इवन बैरून मुल्क भी जो से जब मैंने तालीम हासिल की है, जितने लोग मेरी ज़िंदगी में मुझे बचपन से जानते हैं, और अगर कोई उनमें से ये इंटरव्यू देखेगा तो वो यकीनन इस बात की गवाही और दलील देगा कि मुझे पाकिस्तान में, अपने शहर में, अपने इलाके में या अपने रिश्तेदारों में भी एक सेल्फ मेड आदमी के तौर पर जो सा जाना जाता है। दो कि मैं एक अच्छे एकेडमिक और फैमिली बैकग्राउंड से जो सा है, मेरा एक सोशल और पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड एक अच्छा है, लेकिन लोग जो से मेरी खुदारी के बारे में और मेरी इंटेग्रिटी के बारे में जानते हैं कि ये हो नहीं सकता और ना ये कभी होगा मेरी ज़िंदगी में कि मैं अल्लाह के सिवा जो सा कभी किसी के सामने जो सा हाथ फैलाऊँगा। कुछ बातें अंदर चल के करते हैं प्लीज़। आपके बारे में ये आम बात है कि आप जो हैं महंगे वकला में से एक वकील हैं। आप एक केस के कितने पैसे लेते हैं? फ़ारूक भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी खातून से उसकी उम्र पूछ लें किसी मर्द से उसकी तनख्वाह पूछ लें। तनख्वाह पूछ लें। मैं पिछले तकरीबन 10 साल से बहुत ज़्यादा नैब FIA के एंटी करप्शन के केसेस कर रहा हूँ। नैब के सम टाइम केसेस तो ऐसे हैं जिनमें 2-2 लाख डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, यानी कि नैब का जो आम एक वॉल्यूम है, हम उससे कहते हैं 500 से 600 डॉक्यूमेंट्स का एक वॉल्यूम होता है, तो वो 150 वॉल्यूम, 170 वॉल्यूम भी ऐसे हैं जो एक केस के होते हैं। इस वजह से इसके पैसे भी जो हैं वो, इसकी फ़ीसें जो है वो अच्छी हैं, रूटीन में जो हैं ये मिलियंस में भी हैं और टेंस ऑफ मिलियंस में भी हैं, यानी कि लाखों में भी हैं, और सम टाइम गिवन द नेचर ऑफ द केस ये करोड़ों में भी हैं। ये वो केसेस हैं जिनमें आपको कई रातें और कई हफ्ते भी जो है जागना पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, महंगा वकील होना या आम तासुर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको लाजमी ज़हन में रखा जाए कि इसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है, और कई महीने भी आप यकीन करें कि जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, जिनको अपने पेशे से मोहब्बत है और जो किसी भी सूरत जो उनसे है कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से बेहतरीन जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी जो परफॉर्मेंस है कोर्ट में वो इस तरह रखें कि जो ना सिर्फ उनकी ऑडियंस को नज़र आए बल्कि उन्हीं की जो उनसे अच्छी शोहरत का बायस भी बने। वो बहुत मेहनत करते हैं। कौन सा ऐसा केस है जो आपके करियर का मुश्किल केस हो, या आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र हुई हो दूसरी पार्टी की तरफ से, या असर रसूख देखने में आया हो? मैंने छोटी सी उम्र में मुश्किल से मुश्किल तरीन केसेस किए हैं, ऐसे केसेस भी किए हैं जिसमें लाजमी तौर पर सोशली ये जो सा है एक्सेप्टेबल फॉर्म और नॉर्म है कि इसमें इंसान की और या वकील की जान जानी है। मैंने लाहौर में वॉल्टन रोड पे एक बड़ा फेमस ब्लास्फेमी केस जो किया, जिसमें मैं एक ऐसा शख्स जो कि आलिम था, जिसके अपने ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम था, तो उसने 6 खातून टीचर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन 6 खातून टीचर्स ने
ये ब्लास्फेमी कमिट की है, तो उनका मैं 2.5-3 साल वकील रहा हूँ। तो मेरे साथ हाई कोर्ट में AK डोगर साहब ने भी वो केस किया, वेरी प्रोमिनेंट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ये केस हमने मुश्तरका तौर पर कंटेस्ट किया कई साल और इसको हमने जीता। तो यकीन करें जब मैं अदालत में उस केस में जाता था लाहौर सेशन कोर्ट में, तो 2 के 2 पलटूने, मतलब पुलिस की तकरीबन कोई 40-50 के करीब जो है वो उनको सिक्योरिटी गार्ड मिले थे। तो ये मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन केसेस में से एक केस था, जहाँ पे मुझे अपनी वाज़े तौर पर जान जाने का और लाइफ मेरी जेपटाइज होने का ख़तरा था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हौसला भी दिया, हिम्मत भी दी, मुस्तकिल मिजाजी भी दी। मैंने प्रेशर भी फेस किया। मेरी फैमिली जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव में रखा, इखलाकी दबाव में। मेरे पेरेंट्स ने जो है वो, अच्छे माँ बाप यही करते हैं अपनी औलाद के लिए कि पूरी कोशिश करते हैं कि उनको किसी तकलीफ़ या मुश्किल से दूर रखें। लेकिन उनके बावजूद भी मैंने कोशिश करके उनके सामने जायज़ तौर पर उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करके जो उनसे इजाज़त ली और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। और दूसरा वो केस कि जहाँ पे आपको दूसरी पार्टी की तरफ से करोड़ों की ये बहुत बड़ी ऑफर आई हो कि यार आप यहाँ ये इस केस में ना आए। फ़ारूक भाई, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सी असाइनमेंट्स में एज ए कंसल्टेंट रोल प्ले कर चुका हूँ, जो जहाँ पे मैं मेरी फॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन थी वो कंसल्टेंसी के रोल में थी, पब्लिकली नहीं थी। वो केसेस में मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हुई। कुछ अर्सा पहले ऑफ़र कितनी हुई? मतलब कुछ लोग 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ लोग 50 करोड़, कुछ ऐसे भी साहिब हैसियत लोग हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा आला तरीन जो सा मकामात रखते हैं, उन लोगों की तरफ से भी, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में नहीं है, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ में है। उनकी तरफ से बेशुमार ऑफर्स आई हैं जो कि 10, 20, 30, 50 करोड़ तक की भी आती रही हैं। तो आपका ईमान कभी नहीं डगमगाया? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जान ले ले और जब मर्जी ले ले, ये अल्लाह की अमानत है। लेकिन कभी जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह ताला मेरा ईमान ना ले। बहुत बड़े बड़े लोगों के आपने केस लड़े, सियासतदानों में कैप्टन सफदर, एंकर्स में इमरान रियाज खान साहब का केस, और मॉडल मीरा, सूफिया मिर्ज़ा, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग। कभी ऐसा भी हुआ कि आपके पास कोई शख्स आया और आपने वो केस लेने से इनकार कर दिया हो? यानी कि क्या देखकर केस लेते हैं आप? सिर्फ फीस को मद्देनज़र रखते हैं या उसमें देखते हैं कि यार ये केस मैंने लड़ना है या नहीं लड़ना? फ़ारूक भाई, जो फ़ीस का सवाल है, फ़ीस एक सबसे लास्ट कंसिडरेशन है, सबसे नीचा मेरी ज़िंदगी में दर्जा है किसी भी केस को बुक करने का। पहली चीज़ क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि उस शख्स के साथ उस जो प्रोपोजिशन है उसके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात में उसकी नोयत में सदाकत कितनी है। यानी वकील की ईमानदारी ये है कि वो जिसका केस ले उसको जितवाए, उसको पूरी ईमानदारी से कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट करे, अपनी पूरी सलाहियत के साथ, ईमानदारी के साथ और काबिलियत के साथ। वो केस जीतता है या नहीं जीतता, उसकी कामयाबी होती है या नहीं होती, उसका काम सिर्फ पूरी कोशिश करना है कि आखिर दम तक अपनी अच्छी से अच्छी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए लड़े। और वकील का काम, चाहे वो प्रोसिक्यूटर है या डिफेंस लॉयर है या पब्लिक का काम, किसी को जज करना नहीं है। सिर्फ किसी भी अच्छे या बुरे या गुनाहगार या बेगुनाह होने का पैमाना किसी शख्स के पास नहीं है सिवाय जज के। कभी ऐसा भी हुआ कि आप जा रहे हैं कहीं पे और रास्ते में कोई बंदा देखा, कोई बच्चा देखा और कोई मुल्जिम देखा और उसका केस ले लिया, बगैर पूछे, बगैर बताए कि यार ये मुझे मजलूम लग रहा है, इसका केस ले लो? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। पिछले साल मैं लाहौर में ही एक कोर्ट में मौजूद था जहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर्स, चंद पुलिस कांस्टेबल्स के साथ एक 13-14 साल बच्चे को हथकड़ी में लगा के लेके जा रहे थे, और ना उसका कोई वकील था ना कोई ज़्यादा लोग थे। तो पास से गुजर रहे थे, तो मैंने पुलिस ऑफिसर से ये इस्तफसार किया कि आप एक छोटे से बच्चे को जो सा है वो लेके जा रहे हैं, बड़ी मायूब सी बात है कि 13-14 साल के बच्चे को हथकड़ी लगी है, तो इसका क्या केस है? तो उसने जवाब दिया कि जी इस बच्चे पे बिल्ली चोरी का मुकदमा है। तो मैंने स्ट्रेट अवे बच्चे से पूछा आपका कोई वकील है? तो उसने कहा नहीं जी, मुझे तो गिरफ्तार करके ले आए, वकील कोई नहीं है। तो मैं साथ चला गया कोर्ट ऑफ लॉ में। जब मैंने पुलिस ऑफिसर से जो सा है वो रिक्वेस्ट की और उसने मुझे जो सा उसकी फ़ाइल दिखाई और उसकी FIR की कॉपी हमने वहाँ से ऑब्टेन की, तो वहीं पे ही मुझे उसका केस अदालत में लड़ना पड़ा। और चूँकि वकील भी उसके पास नहीं था और बच्चा यतीम था, उसके वालिद नहीं थे और वालदा जो है वो सिर्फ उसकी पैरवी करने के लिए आई थी, जिनके पास शायद माली हालात भी दुरुस्त नहीं थे। तो उसी वक्त अदालत में 15 से 20 मिनट के दलाइल के बाद जो है हम अदालत को कायल करने में कामयाब हो गए कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है। तो ये एक
इंटरेस्टिंग मेरे लिए केस था, वन ऑफ द प्रो बोनो केसेस, जो कि इस तरह चलते चलते ही जो सा ये बात पता लगी और अदालत में ही जो सा वो जाके छोटे बच्चे को हमने डिस्चार्ज करवाया और उसकी हथकड़ियाँ खुलवाई, जिससे मुमकिन तौर पर अल्लाह करे उसका कैरियर भी बचे और वो आगे भी ज़िंदगी में बढ़े। 300 बच्चों को चंद दिन पहले फाइनल इम्तहानात से पहले रोल नंबर स्लिप देने से गवर्नमेंट कॉलेज ने इनकार कर दिया। वो बच्चे आपके पास आए, ये क्या वाक़या था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जहाँ पे तकरीबन 10 साल पहले हाई कोर्ट का वकील बने मुझे कुछ चंद माह हुए थे, तो मैं एक दिन लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर से गुजरा तो देखता हूँ कि बहुत से बच्चों ने धरना दिया गवर्नमेंट कॉलेज के। तो उस धरने से एक दिन पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर धरना दिया हुआ था कि पता लगा कि बच्चों को 75% जो प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बच्चे की अपने एकेडमिक सेशन में आपने क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप इतनी क्लासेस अटेंड करते हैं तो फिर आपको वो एज अ रेगुलर स्टूडेंट कंसिडर करते हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो चंद बच्चों की या बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी कुछ डेफिशिएंसी ज़्यादा थी, कुछ ऐसे थे जो बॉर्डर लाइन पे थे, 74%, 71%, 73%। तो मैं गुजर रहा था तो बहुत से बच्चे मेरे 20-25 बच्चे जानने वाले निकल आए। मैंने उनसे इस्तफसार किया कि भाई आप क्यों खड़े हो, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने ये सारी सिचुएशन मुझे बताई, जहाँ से फिर वो स्ट्रेट अवे मेरे ऑफिस में आ गए। वहाँ से फिर हमने पहले 30, 40, 50 बच्चे जो उनसे उनका केस फाइल किया। अभी केस तैयार कर रहे थे कि पीछे लाइनें लग गई। मेरा माल रोड पे उस वक्त ऑफिस होता था और ऑफिस के सिर्फ 4 कमरे थे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे ऑफिस के कमरे तो शायद बहुत छोटे थे, अगर कोई मेरे पास 40 कमरे भी होते तो मेरे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बिठाने की जगह पेश ना आती। तो बच्चों ने फ़ीस का पूछा, हमने फ़ीस उनसे नहीं ली। तो मुझे आज भी याद है कि 300 बच्चे जो हैं वो 5-5 हज़ार रुपया जो उनसे है वो अपनी खुशी से एक फ़ीस जो से देंगे, जो कि बड़ी अच्छी फ़ीस इस वक्त बन जाती है। तो उनका केस हम लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इस तरह का ऑर्डर पास किया जिसमें बच्चों को एक चांस दिया और इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस को जो उनसे मद्देनज़र रखते हुए उनको रिलीफ दिया, जिसमें उसमें भी कामयाबी हुई और बच्चे सारे जो है वो अपना इम्तिहान देने में कामयाब हुए। पाकिस्तान के मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब का मशहूर ज़माना केस, जिसमें आप दूसरी फरीक के वकील थे, अदाकारा उज़्मा के। जी, तो उस केस में हुआ क्या था? मतलब उसकी हाइप तो बहुत हुई, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि सब माफ़ी तलाफ़ी और बात ख़त्म हो गई? देखें, उस केस में मैं उस वक्त भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके मिनट्स या उसकी वो पब्लिश उसको ब्रॉडकास्ट किया गया था। मुझे आज भी याद है कि उज़्मा ख़ान या उनकी जो बहन थी उनको शायद जो है वो मलिक रियाज की साहबजादियाँ जो मुझे याद है वो गई उनके घर में और जाके उनका हाउस ट्रेस पास किया और जाके उनको थ्रेट्स किया, उनके घर में मिसचीफ कमिट किया, उनमें तोड़ फोड़ की। और उसके बाद मुझे आज तक याद है कि उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद यहाँ तक भी नौबत आई कि मलिक रियाज साहब की साहबजादियाँ जो हैं वो अदालत में उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल्स भी करवाई। और चूँकि आप जानते हैं कि मलिक साहब एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इज़्ज़तदार आदमी है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मलिक रियाज साहब इस मुकदमे के दूसरे विक्टिम हैं। पहले विक्टिम जो हैं वो दोनों लड़कियां थी जिनके साथ आपने वीडियोस में देखा कि ज़्यादती हुई है, और दूसरे विक्टिम जो हैं वो मलिक साहब थे। चूँकि मलिक साहब बराह रास्त मलिक रियाज उसमें मौजूद नहीं थे, वो भी जो हैं वो अपनी फैमिली के हाथों जो है वो विक्टिमाइज हो रहे थे कि उनकी रेपुटेशन जो है डैमेज हो रही थी। तो चूँकि वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है और चूँकि जो है उनके पास मीन्स एंड मोड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और हर किस्म के फाइनेंशियल मीन्स भी हैं, सोशल मीन्स भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, एंड ही इज़ फुली रिसोर्सफुल बाय ऑल मीन्स। बहुत से लोग जो हैं मेरे पास एक से ज़ायद भी जो है वो लोग आए और उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो अटेम्प्ट्स ली इस चीज़ की कि शायद कोई आप सुलह कराने में अगर किरदार अदा करें और बग़ैर माफ़ी तलाफ़ी के जो है सुलह कराने में किरदार अदा करें तो आप जो चाहें जो है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। एंड आई वुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन। तो उसमें बहुत सी बड़ी डिटेल्ड और बड़ी हाई ऑफर्स भी जो है वो आई हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि कोई भी शख्स हो, चाहे कितना भी रिसोर्सफुल हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह से दुआ यही रही है कि अल्लाह ताला हमेशा जो है जान ले पर ईमान ना ले। तो ईमान जो है अल्लाह का शुक्र है ना उस वक्त डोला था, और आज आने वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला कभी ऐसे मुश्किल हालात ना लेके आए जहाँ पे ईमान जो है वो कमज़ोर हो जाए या डोल जाए। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है वो ये, और ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी उम्र में जो है हाफ़िज़ुल कुरान भी बनाया, पाकिस्तान में पैदा किया, अच्छे घराने में पैदा किया,
अल्लाह ने मेरी शादी करा दी, मुझे बच्चे दे दिए, मुझे ज़िंदगी में सारा कुछ दे दिया है। अल्लाह से मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि जब मैं चला जाऊँ इस दुनिया से, मुझे नहीं पता अल्लाह ने कब जान लेनी है, तो जाने से पहले मुसलमानों के लिए, ख़ास कर पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए करोड़ों में और बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए अल्लाह ताला मुझसे कोई बड़ा काम ले ले। अब उसकी शक्ल क्या है, उसकी सूरत क्या है, उसकी नौयत क्या है, ये मैंने अल्लाह ताला पर जो है छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ कि अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है, ये मैंने अल्लाह ताला की तरफ जो है अपना कुर्रा डाल दिया है। अगर इस दुनिया में मुझे अजर ना मिला तो आखिरत में इसका ज़रूर मिलेगा। बस अल्लाह ताला मेरे से कोई बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क के लोगों की जो है वो ज़िंदगी अच्छी बनाने में या बड़ी बनाने में कोई काम ले ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है मरने से पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।